जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। क्या? एक तो होता है सिस्टम और एक होता है सराउंडिंग। एक होता है सराउंडिंग। सिस्टम वो पार्ट होता है जो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। सिस्टम वो पार्ट है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। अंडर ऑब्जर्वेशन बोले तो अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब ये है कि तुम जिस पर स्टडी करना चाहते हो, वो पोर्शन जिसके ऊपर तुम इफेक्ट देखना चाहते हो। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी तुम मुझे अपनी वीडियो में या कोई लैपटॉप में देख रहा होगा तो तुम्हें सिर्फ मैं अकेला ये बोर्ड दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक और इतना पार्ट दिख रहा होगा। तो जो चीजें तुम मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और इससे अलग सराउंडिंग में जो तुम अपने कमरे में बैठ के देख रहे हो, इससे अलग मुझसे, इस स्क्रीन से अलग जो भी तुम्हारे कमरे में है वो सारा सराउंडिंग में चला जाएगा। अगर इस सिस्टम को, उस स्क्रीन को और तुम्हारे रूम के एनवायरनमेंट को मैं कंबाइन कर दूं तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है? यूनिवर्स बन जाता है। क्लियर करो बात। सिस्टम वो है जिसके ऊपर तुम अंडर ऑब्जर्वेशन हो, तुम पार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ, जैसे तुम मुझे देख रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? मुझे देखते हुए ऑब्जर्व कर रहे हो ना, चीजें पढ़ रहे हो ना मुझसे, तो तुम्हारे अंडर ऑब्जर्वेशन में हूं ना मैं, तो उसी को सिस्टम बोलते हैं। तुम्हारे लिए मैं सिस्टम बन चुका हूं और मेरे लिए मेरा ये रिकॉर्डिंग कैमरा सिस्टम बन चुका है कि मैं बस इसी को देख के पढ़ा रहा हूं, ये मेरा सिस्टम है। तो जो पार्ट तुम्हारे अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिस पर तुम इफेक्ट देखना चाहते हो, जिसमें तुम चेंज देखना चाहते हो, उसी को हम सिस्टम बोलते हैं। और इसको छोड़कर दुनिया में जो कुछ भी बच जाए, तुम्हारे आसपास कुछ भी बच जाए, वही हमारा सराउंडिंग में चला जाता है। एक्सेप्ट सिस्टम, जितना भी तुम्हारा बचता है वो सारा का सारा किस में चला जाता है? सराउंडिंग में। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं, तुम क्या करते हो? जैसे तुम कोई बर्नर लेते हो, ठीक है, लैब में वर्क किया होगा ना, तो तुम क्या करते हो? हीट करते हो। ऐसे बर्नर लिया और नीचे से उस पर हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है, कर दिया। तो तुम क्या देखते हो? सिर्फ तुम जो सारा इफेक्ट देखते हो ना, इस बर्नर पे देखते हो कि इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। जितनी भी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो बस इसी में ऑब्जर्व कर रहे हो। बीकर में ही नीचे बर्नर जल रहा है, तुम उसे नहीं देख रहे, लेकिन तुम्हारा जो चेंज आ रहा है, तुम इसमें चेंज नहीं देख रहे, तुम चेंज देख रहे हो इसमें बीकर में कि पानी गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, पानी वेपराइज फॉर्म में चला गया कि नहीं चला गया। तो जो तुम्हारा पार्ट है जिसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड द सिस्टम। ये तुम्हारा सिस्टम है। और इस बीकर को छोड़ के दुनिया में जो भी बच जाता है वो सराउंडिंग हो जाता है। अब सिस्टम को फिक्स करना तुम्हारे हाथ में है। सिस्टम को फिक्स करना तुम्हारे हाथ में। तुम चाहो तो जैसे तुम मुझे बैठकर, एक रूम है, इस रूम में तुम मुझे बैठकर, यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा बेड बिछा हुआ है, इस बेड पर लेटकर तुम यहाँ पे लेटे हो और मेरी फोटो देख रहे हो, मतलब मुझे पढ़ाते हुए देख रहे हो। तो तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में सिर्फ मैं हूँ, तो तुमने सिर्फ मुझे सिस्टम मान रखा है, मेरी स्क्रीन को, फोन की स्क्रीन को। तुम चाहो तो दोनों चीजें एक साथ कर सकते हो। क्या? कि तुम टीवी में कार्टून भी देख सकते हो और मुझे भी देख सकते हो। तो अब तुम्हारे ऊपर दो सिस्टम हो गए। सिस्टम क्या हो गया? तुम्हारे ऊपर सिस्टम क्या हो गया? ये भी पूरा पार्ट सिस्टम में हो गया और मैं भी तुम्हारा पार्ट सिस्टम में हो गया। तो पॉइंट इज दैट कि सिस्टम को डिफाइन करना तुम्हारे हाथ में होता है और सराउंडिंग तो खुद ब खुद पता लग जाती है। जितना तुमने सिस्टम को माना है उससे अलग जितना बच जाता है वो सराउंडिंग हो जाती है। तुम चाहो तो इस पानी को छोड़ के पूरी की पूरी चीज को सिस्टम मान सकते हो। अगर कोई तुमसे पूछ ले व्हाट इज सिस्टम की अंडर ऑब्जर्वेशन पार्ट, क्या बोलेगा कि क्या सिस्टम फिक्स होता है? नहीं भाई, मेरी मर्जी है, मैं सिस्टम किसी को भी मान सकता हूं, कितना बड़ा मान सकता हूं, कितना छोटा मान सकता हूं, इट्स डिपेंड अपॉन मी। तो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, सारी चीज बिल्कुल फैक्ट वाइज बता रहा हूं। टाइम लूंगा थर्मोडायनिक्स में, बता रहा हूं मैं बच्चों, टाइम लूंगा थर्मोडायनिक्स में। तो मेरे ऊपर प्रेशर मत डालना कि सर लेक्चर नहीं आ रहे थर्मोडायनिक्स के, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। टाइम लगेगा। अगर जल्दी करोगे, मैसेज करोगे कि सर वो करो, मैसेज करो, मैं निपटा दूंगा। मेरा क्या जा रहा है, निपटा के निकल जाऊंगा। तो चीज़ों को मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि जब थर्मोडायनिक्स पढ़ रहे हो तो साइड बाय साइड एक दो टॉपिक और स्टार्ट कर लो। थर्मोडायनिक्स तुम्हारा चलता रहेगा, साइड में 2-3 टॉपिक भी कंप्लीट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिस्टम हो गया। अब सिस्टम भी हमारा 2-3 तरीके का होता है भाई सिस्टम भी हमारा 2 तरीके का होता है। जैसे कि कोई हमारा सिस्टम क्या हो सकता है, ओपन सिस्टम हो सकता है। भाई सिस्टम को हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमारा 2-3 टाइप का सिस्टम हो सकता है। एक हमारा ओपन सिस्टम हो सकता है, एक हमारा क्लोज सिस्टम हो सकता है, और एक हमारा आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है। ठीक है।
अब ओपन सिस्टम डिफाइन कैसे होता है? ओपन सिस्टम वो होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट और मास ट्रांसफर होता है। हीट और मास ट्रांसफर दोनों हो रहे हैं। हीट बोल सकते हो या एनर्जी बोल सकते हो, एनर्जी ट्रांसफर। हीट और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हुए। कैसे? जैसे तुम चाय बनाते हो या कोई भी कुछ भी बर्नर पे गर्म कर रहे हो, कुछ भी गर्म कर रहे हो, तो उसमें तुम क्या कर सकते हो? अमाउंट डाल सकते हो। और जब तुम देखो खुला, मतलब ओपन चीज, तुम कुछ भी ओपन में कर रहे हो ना, वो सब कुछ क्या आएगा? ओपन सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। क्यों? जैसे सपोज करो कि ये तुम्हारा वो है, यहाँ से आग लग रही है, ठीक है, और तुमने इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा रखा है, कुछ भी पानी समझ लो या वटेवर, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये ओपन सिस्टम है, देखो ऊपर से खुला हुआ है, तो तुम चाहो तो इसमें और अमाउंट ऐड कर सकते हो कि नहीं कर सकते। और जब तुम इसे हीट करोगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज होगी। भाई तुम्हारे लिए सिस्टम ये है, ये सिस्टम है तुम्हारे लिए, और इससे अलग जितना ये बाहर का पार्ट बच जाता है, जितना भी ये बाहर का पार्ट बच जाता है, ये वाला पार्ट, ये सारा का सारा तुम्हारा सराउंडिंग है। तो तुम सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या कर रहे हो? मास भी एक्सचेंज कर पा रहे हो और एनर्जी भी एक्सचेंज कर पा रहे हो, और इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम बोलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है दुनिया में, कोई भी चीज ओपनली तुम कर रहे हो वो सारे के सारे ओपन सिस्टम है। कुछ भी हीट कर रहे हो, कुछ भी खुले में कर रहे हो, सारा का सारा ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम कुछ नहीं होता, जो तुम्हारा ओपन सिस्टम है उसको ढक दो। बोलो, उसको ऊपर से तुमने क्लोज कर दिया, उसको ढक दिया, तो ढकने से क्या होगा? बोलो खुद ही बोलो, क्या होगा ढकने से? क्या मास एक्सचेंज हो पाएगा? तुम पहले ओपन सिस्टम था, ऊपर से मास डाल के तुम इसमें मास इंक्रीज कर पा रहे थे सिस्टम में, लेकिन जैसे ही तुमने ऊपर से ढक दिया तो तुम कैसे मास ट्रांसफर करोगे अंदर? ये नहीं कि सर मैं इसको उठा के कर लूंगा, नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगा। तुमने इस ऊपर से इस सिस्टम को क्लोज कर दिया पूरा, तो तुम मास तो ट्रांसफर कर नहीं पा रहे, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो रही है कि नहीं हो रही? ये जो वॉल होती है ना, ये जिसके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच को दोनों को कनेक्ट करती है, यही तो वो वॉल है। ये देखो, ये जो वॉल होती है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग आपस में कनेक्ट होते हैं, इन्हीं वॉल के थ्रू क्या हो सकती है? एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। कोई भी बंद चीज जो होगी वो तुम्हारी किसके आ जाएगी? क्लोज सिस्टम। सबसे नेचर वाला एग्जांपल दूं तुम्हें कि इसमें ध्यान रखना, इसमें मास एक्सचेंज नहीं होता, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। तुम रियल लाइफ में तो देखते हो, तो रियल लाइफ में एक एग्जांपल और दूं। तुमने अर्थ जिस पे हम रहते हैं और ऊपर है सन, अगर तुम डेली ऑब्जर्व करते हो तो सन से कुछ ना कुछ एनर्जी अर्थ पर आती है। किसकी फॉर्म में? रेडिएशन फॉर्म में आती है या हीट की फॉर्म में। तो वो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है कि नहीं हो रही? जैसे हम अर्थ को सिस्टम मान रहे हैं और ये हमारा क्या है? सन सराउंडिंग में है, तो सराउंडिंग से सिस्टम के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। कैसे हो रही है? देखो, क्या कभी सन की लाइट गिरने से अर्थ का मास चेंज हुआ है? बोलो भाई, अर्थ का मास तो फिक्स ही है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो जो हमारा सन और अर्थ है, दोनों के दोनों किस में चले जाते हैं? क्लोज सिस्टम में चले जाते हैं। किसमें? क्लोज सिस्टम में। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल था नेचर का, कि जो हमारा अर्थ होता है और जितने भी एक्सेप्ट इसके प्लेनेट होते हैं जो अर्थ को इफेक्ट करते हैं, लाइट देते हैं, रेडिएशन देते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्लोज सिस्टम में आ जाते हैं। बोलो भाई, हो रही है ना? अर्थ और सन के बीच में सराउंडिंग में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, दिख रहा है तुम्हें? लाइट आती है ना डेली। अब मैं अगर तुमसे पूछ लूं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास ट्रांसफर हो पाता और ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो पाती, या मैं कहूं कि ना ही हीट एक्सचेंज हो पाती सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। मतलब बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है। जो हमारी सिस्टम और सराउंडिंग को ये वॉल जोड़ती है, इनको हम वॉल बोलते हैं। ये वाली, ये दो तरीके की हो सकती है। आइसोथर्मल वॉल हो सकती है, आइसोथर्मली वॉल हो सकती है, और एडियाबैटिक वॉल हो सकती है।
एडियाबैटिक ऐसी वॉल होती है जिसमें हमारी हीट जीरो होती है, हम हीट को एक्सचेंज नहीं कर सकते, लेकिन आइसोथर्मल में हमारी हीट इजीली एक्सचेंज हो पाती है। तो इन वॉल के बारे में अगर तुमसे कोई पूछ ले, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एक दीवार बन के खड़ा होता है वो वॉल होती है, वो दो टाइप की हो सकती है, वो आइसोथर्मली भी हो सकती है, वो एडियाबैटिक भी हो सकती है। अगर वो आइसोथर्मली है तो वो एनर्जी को एक्सचेंज कर सकती है, टेम्परेचर चेंज कर सकती है, दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज कर सकती है, हीट एक्सचेंज कर सकती है। लेकिन अगर वो वॉल एडियाबैटिक है, उस एडियाबैटिक का मतलब है कि वो हीट एक्सचेंज नहीं कर सकती। तो वो एडियाबैटिक वॉल हमारी आइसोलेटेड सिस्टम में होती है, जिसमें हम मास तो ट्रांसफर कर ही नहीं पा रहे, साथ ही हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो पा रही। तो ऐसा एग्जांपल कौन सा होता है? तुम थर्मस बोलते हो, पता है मुझे, थर्मस ही बोलोगे। एक अच्छी सी चीज तुम्हें बताऊं, जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो मास ट्रांसफर हो रहा ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही, तुम एक काम करो, सुबह थर्मस भरो, पानी से क्लोज कर दो। तुम्हें क्या लगता है उसका एडियाबैटिक है ना, क्लोज कर दो। चलो तुमने मान लिया एक थर्मस है इस टाइप का, बहुत अच्छा सा है, अच्छी सी कंपनी का है, और तुमने इसमें पानी भर दिया, सुबह से ही कितना 250 ml पानी भर दिया, ठीक है। टेम्परेचर उसका मान लो चलो कि 60 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। तुमने सुबह भरा, स्कूल में गए, क्लोज ही रखी बोतल, और शाम को आए, क्या उसका टेम्परेचर 60 डिग्री मिला? भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग तो जो ये सिस्टम है, थर्मस फ्लास्क होता है ना, बोलते हो ना थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क क्या बोलते हो तुम कि आइसोलेटेड सिस्टम है सर। अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम होता, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम होता ना तो इसमें मास ट्रांसफर हो पा रहा और ना ही एनर्जी ट्रांसफर हो पाती। जब एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ट्रांसफर नहीं हो पाएगी तो इसका टेम्परेचर हमेशा 60 डिग्री ही रहना चाहिए था। क्या कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे थर्मस में जो पानी सेम टेम्परेचर पर तुम स्कूल में लेके जाते हो, जब घर आते हो तो वो टेम्परेचर सेम ही मिलता है? नहीं, चेंज होके मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है, ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं है कि तुम ना तो मास ट्रांसफर कर पा रहे, मास ट्रांसफर कंट्रोल कर सकते हो लेकिन एनर्जी ट्रांसफर कंट्रोल कैसे कर पाओगे? समझ रहे हो? तो ऐसा कोई भी थर्मस फ्लास्क तुम जो बोलते हो ना कि आइसोलेटेड सिस्टम है, बिल्कुल गलत बोलते हो, बिल्कुल गलत। तुम्हारे सामने लॉजिक है, अगर इसके अंदर मास और एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पा रही तो तुम्हारा टेम्परेचर हमेशा जिंदगी भर सेम ही रहना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? अगर एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पा रही तो जिंदगी भर, सुबह से शाम की बात नहीं है, जिंदगी भर तुम्हारा टेम्परेचर 7 डिग्री ही रहना चाहिए इसके अंदर जो पानी प्रेजेंट है। लेकिन वो जिंदगी भर तो क्या हो, तो एक दिन नहीं रहता, बोलो। तो ऐसे हमारा आइसोलेटेड सिस्टम बनाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं तुमसे बोल दूं कि हाँ एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइडियल कंडीशन है, क्या बोलोगे बताओ? सोचो सोचो क्या होगा वो आइडियल कंडीशन अगर मैं तुमसे बोल दूं कि आइसोलेटेड सिस्टम भी होता है। जी हाँ, अगर मैं पूरे यूनिवर्स की बात करूं, पूरे यूनिवर्स को ही क्या मान लूं, एक सिस्टम मान लूं, पूरे यूनिवर्स को ही, पूरे यूनिवर्स को ही क्या मान लूं, एक सिस्टम मान लूं, तो वो हमारा किस में चला जाएगा, आइसोलेटेड में चला जाएगा। अब देखो पूरा यूनिवर्स ही मान लिया तो यूनिवर्स से बाहर कुछ है नहीं, और यूनिवर्स के अंदर तुमने सब कुछ सिस्टम मान लिया तो वही पार्ट हमारा क्या हो जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम हो जाता है। भाई पूरा यूनिवर्स ही तुमने मान लिया, सराउंडिंग कुछ बचेगी नहीं। समझ रहे हो भाई? पूरा यूनिवर्स ही तुमने क्या मान लिया, एक आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया। तो पूरा यूनिवर्स के अंदर अब तुम्हारे प्लेनेट भी आ गए, अर्थ भी आ गया, सब कुछ आ गया, जो चल रहा है अंदर ही चल रहा है, बाहर तो सराउंडिंग के साथ कुछ एक्सचेंज हो नहीं रहा क्योंकि सराउंडिंग है ही नहीं। बात समझ रहे हो? क्योंकि यूनिवर्स से मिलकर ही तो बने हैं सिस्टम और सराउंडिंग, और तब जब तुमने पूरे यूनिवर्स को ही सिस्टम मान लिया मेरे भाई, तो दुनिया में बचा ही क्या? तो ये पूरा यूनिवर्स किस में चला जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम में चला जाता है। समझे? ये एक बस आइडियल एग्जांपल होता है इसका, बाकी इस दुनिया में कोई एग्जांपल नहीं है, बता रहा हूं मैं तुम्हें कि हाँ ये होता है। तो ठीक है, अगर तुमसे कोई बोले कि भाई ये 100% आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम है, कुछ ना करो, उसे रखो और उसे ऑब्जर्वेशन में रख दो, कुछ नहीं करना, बस उसको ऑब्जर्वेशन में रख दो, 5 दिन रख दो, 10 दिन रख दो, 20 दिन देख लो। अगर उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो गई, उसका टेम्परेचर टस से मस हो गया, थोड़ा कम हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, तो कह दे ले जा इसको उठा के, पागल मत बना, ये आइसोलेटेड सिस्टम है ही नहीं। आइसोलेटेड सिस्टम होने का मतलब है कि एनर्जी एक्सचेंज होगी नहीं और जिंदगी भर ऐसी टेम्परेचर पर रहेगा। क्लियर है बात? ये क्लासिकल वे में हम क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम और ओपन सिस्टम पढ़ते हैं, लेकिन जब हम एटॉमिक लेवल पर इन चीजों को पढ़ते हैं तो इन सिस्टम को दूसरी टर्म में डिफाइन किया जाता है जिसको हम एनसेम्बल बोलते हैं।
ये चीज़ें मैं तुम्हें इसलिए रिलेट करके बता रहा हूँ कि बाद में जब तुम चीज़ें पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। ऐसा लगेगा कि सब कुछ हमने पढ़ रखा है, सब कुछ हमें पता है। तो जब तुम एटॉमिक लेवल पर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे ओपन सिस्टम को, क्लोज सिस्टम को, आइसोलेटेड सिस्टम को वहाँ पे माइक्रो कैनोनिकल सिस्टम बोला जाता है, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल बोला जाता है, क्लोज सिस्टम को कैनोनिकल एंसेंबल बोला जाता है और ओपन सिस्टम को ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल बोला जाता है। राइट, तो ये चीज़ें स्टैटिस्टिकल में भी तुम्हें पढ़ने को मिल जाएगी। अब देखो, अब हमारी जो हो रही है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कि नहीं हो रही? अगर मैं तुमसे बोल दूं कि वो एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रही है, बताना जरा। नहीं, वो मुझे ये बताओ कि वो एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रही है। क्या तुमने उस एनर्जी को पकड़ा, उठा के यहाँ पे रख दिया, ले भाई हो गई ट्रांसफर? क्या ऐसी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? नहीं हो रही। अब हमें ये समझना है कि जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कैसे होती है। दो तरीके हो सकते हैं एनर्जी ट्रांसफर करने के, दो तरीके हो सकते हैं। एनर्जी ट्रांसफर करने के दो तरीके हो सकते हैं। वो वर्क के थ्रू भी हो सकता है, और वो हीट के थ्रू भी हो सकता है। तो जो वर्क और हीट होते हैं ये मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होते हैं, कैसे? एनर्जी ना एक पैकेट की फॉर्म में होती है, फोटोन, तुमने पढ़ा है ना, एनर्जी एक पैकेट की फॉर्म में होती है। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि एक पार्ट यहाँ पे रखा है, इसमें 2 किलो जूल एनर्जी है और इसको उठा के तू मुझे भाई यहाँ पे ट्रांसफर कर दे, ले, तो एनर्जी तो चेंज नहीं होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? एनर्जी तो चेंज नहीं होगी। यहाँ पे भी 2 किलो जूल थी, यहाँ पे भी 2 किलो जूल थी, लेकिन जिस प्रोसेस से ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, जिस मोड से ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, एक जगह से P1 से P2 पोजीशन तक जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वो एनर्जी ट्रांसफर मोड हमारा वर्क हो सकता है और हीट हो सकता है। भाई या तो वो वर्क हो सकता है या हीट हो सकता है। मतलब तुम कभी ये नहीं बोलते कि हमारे पास 2 किलो जूल वर्क है, इस डब्बे में 2 किलो जूल वर्क स्टोर है, लेकिन तुम एनर्जी बोल सकते हो कि इसमें 2 किलो जूल एनर्जी स्टोर है। तो उस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, ट्रांसफर करने का काम जो करता है वो वर्क के थ्रू होता है और हीट के थ्रू होता है। इसलिए हम कभी ये नहीं बोल सकते कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नो, वर्क एंड हीट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ध्यान से सुन लो बात, दोनों चीजों में डिफरेंस है। एनर्जी तो एनर्जी है ही, लेकिन वर्क और हीट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, बल्कि ये क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। तो मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं भाई। एक हॉस्पिटल है, या तुम घर पे हो, या तुम क्या कह रहे हो, हॉस्पिटल ले लो। चलो, एक हॉस्पिटल H1 है और एक हॉस्पिटल S2 है, ठीक है। यहां पर तुम्हारे पास एक मरीज है, एक पेशेंट है, ठीक है। ये उस पेशेंट की बॉडी है और वो बेचारा बीमार है, और इन हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया कि नहीं भाई, हम इसका वो नहीं कर सकते, इलाज नहीं कर सकते, इसको दूसरे हॉस्पिटल ले जाओ, ठीक है। S2, तो हमें यहाँ तक वो बॉडी पहुँचानी है, और बॉडी पहुँचाने के लिए हमें कार की जरूरत पड़ेगी या एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अरे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यहाँ से ये हॉस्पिटल इतनी दूर है, तो हमें कुछ ना कुछ पाथ तय करना पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो हमारी जो बॉडी यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगी वो एम्बुलेंस लेके जाएगी। बस इनिशियल पोजीशन पे हमारा पेशेंट था, फिर कहाँ पे पहुंच गया? फाइनल पोजीशन पे पेशेंट पहुंच गया। काम किसने किया? एम्बुलेंस ने काम किया। तो जो मोड ऑफ ट्रांसफर का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? एम्बुलेंस कर रही है। क्या एम्बुलेंस हॉस्पिटल है? नहीं, मुझे बता कि एम्बुलेंस हॉस्पिटल है क्या? हॉस्पिटल तो यहाँ पे है, रखा है ना, हॉस्पिटल तो यहाँ पे है। बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करना है, इसमें तो काम कौन कर रहा है? एम्बुलेंस काम कर रही है। वही एनर्जी है, एनर्जी यहाँ पे है, एनर्जी यहाँ पे है। एनर्जी को क्या समझो? हॉस्पिटल समझो भाई। एनर्जी ये हॉस्पिटल है, एनर्जी ये हॉस्पिटल है। जो यहाँ से यहाँ तक ले जाने का काम कर रहे हैं वो वर्क और हीट कर रहा है। ये पेशेंट मर जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाड़ी इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर कर देगी। उसी को बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। वर्क और हीट का काम कर रहे हैं, ट्रांसफर होने का काम कर रहे हैं, इधर से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। एक बात और पूछो, एक बात और बताऊं तुम्हें, बड़ा तुमने सुना है ना पाथ फंक्शन, तुमने सुना है ना पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन, सुना है? स्टेट फंक्शन मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकता हूं, लेकिन अब तुम्हें थ्योरेटिकल बता रहा हूं इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस। H1 हॉस्पिटल से H2 हॉस्पिटल जाने के 3 तरीके हैं। क्या तरीका है कि पहला एक पाथ है जो 2 किलोमीटर लंबा है,
लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल साफ है, ठीक है। दूसरा पाथ है वो 4 किलोमीटर लंबा है, थोड़ा गड्ढे है। एक पाथ है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा है, पहुंच नहीं पाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। अब मुझे गाड़ी लेकर जानी है तो मैं किससे जाऊंगा? भाई एक 4 किलोमीटर है, इस पे तो हम सोचेंगे नहीं। हमारे पास 1 किलोमीटर का रास्ता है, 2 किलोमीटर का रास्ता है। 2 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल साफ है और 1 किलोमीटर रास्ते पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो हम क्या सोचेंगे कि नहीं 1 किलोमीटर से नहीं जाएंगे, 2 किलोमीटर से चले जाएंगे, यहाँ ट्रैफिक में फंस जाऊंगा, 2 किलोमीटर से जल्दी पहुंच जाऊंगा। मतलब हमारे पास H1 हॉस्पिटल से जाने के H2 हॉस्पिटल में 3 तरीके थे, लेकिन हमने चूज क्या किया? एक को चूज किया कि नहीं किया? हमने पाथ डिसाइड किया कि हम किस पाथ से जाएंगे। वो पाथ कौन सा था? 2 किलोमीटर वाला। तो वही होता है जो हमारे वर्क और हीट होते हैं, ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। कैसे पाथ फंक्शन होते हैं देख रहा है तुम्हें? भाई 3 तरीके थे जाने के, इस हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल जाने के एम्बुलेंस के, लेकिन एम्बुलेंस ने किसको चूज किया? 2 किलोमीटर को। इसका मतलब जो हमारा एम्बुलेंस जो काम कर रही है वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है कि रास्ता कैसा है। यही चीज होती है वर्क और हीट के बीच में, कि अगर ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है तो ये देखेगा कि रास्ता कैसा है, किस तरीके से मैं एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफर करूं। इसीलिए जो वर्क और हीट होते हैं, तुम किस में पढ़ते हो कि ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? मैथमेटिकली भी प्रूव कर दूंगा, लेकिन थ्योरेटिकली दिमाग में घुसनी चाहिए चीजें। हीट और वर्क दोनों के दोनों क्या होते हैं? पाथ फंक्शन। अगर मैं तुमसे पूछूं कि एनर्जी क्या होती है? पाथ फंक्शन क्या स्टेट फंक्शन? बोलो, एनर्जी क्या होती है? पाथ फंक्शन की स्टेट फंक्शन? भाई जो रास्ते के ऊपर डिपेंड करे वो पाथ फंक्शन, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करे वो स्टेट फंक्शन। बोलो एनर्जी क्या होती है? मैंने यहां से बॉडी उठाई और बॉडी को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। इनिशियल पोजीशन पे बॉडी थी, मुझे फाइनल तक पहुंचानी थी, फाइनल पर बॉडी मिल गई। क्या इसको पाथ से कोई फर्क पड़ा? बॉडी को पाथ से कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। भाई उसको तो ट्रांसफर होना है H1 हॉस्पिटल से H2, किसी रास्ते से जाए। ये काम वर्क और हीट देखेंगे, ये काम एम्बुलेंस देखेगी, लेकिन यहां से बॉडी मुझे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। एनर्जी जो होती है वो स्टेट फंक्शन होती है। एनर्जी क्या होती है? स्टेट फंक्शन होती है। क्यों स्टेट फंक्शन होती है? क्योंकि सिर्फ ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन बोलते हैं। समझे? देखो कितनी चीजें क्लियर हो रही है तुम्हारे। पूरा थ्योरेटिकल भी बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल भी बता रहा हूँ, सारी चीजें तुम्हें मैं बता रहा हूँ। तो समझ में आ गई? कितने आसान तरीके से मैं तुम्हें पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन और इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बता दी। अब हमारे पास 2 ट्रांसफर मोड है, एक वर्क है और एक हीट है। तुम मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि सर 2 ट्रांसफर मोड की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम चाहे तो वर्क से ट्रांसफर कर सकते हैं, हम चाहे तो हीट से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हीट और वर्क में, एनर्जी में और वर्क और हीट में तो हमें डिफरेंस पता लग गया, लेकिन आप अब हमें ये बताइए कि वर्क में और हीट में डिफरेंस क्या है, कि वर्क में और हीट में डिफरेंस क्या है। चलो नेक्स्ट पार्ट हम तुम्हें ये बताते हैं। तो देखो, जो एनर्जी एसोसिएट होती है, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल, उसको हम हीट मोड बोलते हैं। और जो एनर्जी एसोसिएट होती है ऑर्डरली मोशन ऑफ पार्टिकल, उसको हम वर्क मोड बोलते हैं। कैसे? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मैं इस तरीके से कोई कंटेनर लूं और इसके ऊपर इस तरीके से पिस्टन लगा हुआ है और मैं कुछ एक्सपेंशन वर्क करना चाह रहा हूं, कुछ एक्सपेंशन वर्क करना चाह रहा हूं, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ एक्सपेंशन वर्क करना चाह रहा हूं और मैं नीचे से प्रेशर लगा रहा हूं। अगर ये पार्टिकल ऊपर की तरफ बिल्कुल ऑर्डर मोशन में मूव करे, भाई सिंपल सी बात है, मैं कुछ ना कुछ जब एनर्जी ट्रांसफर करूंगा, यहाँ से इसको एक्सपेंड करूंगा तो वॉल्यूम V1 से V2 चेंज होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो अगर मैं एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं और जो वर्क हो रहा है वो इन एटम के ऑर्डर मोशन से हो रहा है, मतलब कि सारे के सारे पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ऑर्डर से, एक क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर से, एक स्पेसिफिक ऑर्डर से एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। या मैं सिंपल सा बोलूं, द एनर्जी एसोसिएट विद
द एनर्जी एसोसिएट विद ordered motion of particle, ordered motion of particle is called as work, is called as work। समझ रहे हो कि अगर हम ऑर्डर मोशन से किसी चीज को लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ, उसको हम क्या बोलते थे कि ये वर्क पाथ को फॉलो कर रहा है, एक वर्क मोड को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर हमने पिस्टन को ऐसे एक्सपेंड किया और हमारे जो पार्टिकल थे वो रैंडम डायरेक्शन में भागने पड़े, रैंडम मोशन शो करने लगे, एक रैंडम, कोई इधर की तरफ कोई उधर की तरफ, तो जो हमारा रैंडम मोशन से जो एनर्जी एसोसिएट होती है उसी को हम हीट बोलते हैं। तो एनर्जी एसोसिएट विद रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल, रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल, इसको हम क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। अरे ध्यान करो, इतनी चीजें, इतनी थर्मोडायनेमिक्स तो तुम्हें पता है क्या? तुमने एंट्रोपी पढ़ा है। एंट्रोपी का फॉर्मूला तुम क्या देखते हो? S इक्वल टू dQ/T। यहाँ पे वर्क नहीं होता, वर्क नहीं होता, यहाँ पे हीट होती है। मेंशन होती है कि S इक्वल टू dQ/T, पढ़ा है तुमने, पता है मुझे। तो dQ/T होती है, यहाँ पे हीट मेंशन होती है, हीट। यहाँ पे वर्क मेंशन क्यों नहीं होता? क्योंकि हीट क्या करती है? रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल करती है। और तुम्हें एंट्रोपी पता है क्या होती है? रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस। अगर ये ऑर्डर मोशन से जाएगी तो हमारा वर्क हो जाएगा, वर्क पाथ फॉलो करेगी, उसमें तो एंट्रोपी कम होगी। लेकिन हमारी एंट्रोपी तो रैंडमनेस को मेजर करती है, रेंडमनेस। और रेंडमनेस किसकी वजह से आ रही है? जब हम हीट के थ्रू अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, हीट मोड के थ्रू करेंगे तो पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, रैंडम मोशन शो करेंगे, और उसी की वजह से जो है एनर्जी एसोसिएट होती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? हीट बोल देते हैं। जैसे तुमने एंट्रोपी में पढ़ा है। अरे और एग्जाम्पल लो, अगर मैं तुम्हें एक बेसिक सा एग्जाम्पल दूं कि लो, मुझे ना 50 किलो जूल, या मुझे मान लो कि 100 किलो जूल एनर्जी ट्रांसफर करनी है, 100 किलो जूल एनर्जी ट्रांसफर करनी है, ठीक है। देखो, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछने लगूं कि मेरे पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम में मैं 100, मान लो चलो 100 किलो जूल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं, एक मोड के थ्रू कर रहा हूं और एक बार पाथ के थ्रू कर रहा हूं, मतलब 2 मोड के थ्रू ट्रांसफर कर रहा हूं। जैसे मेरे पास ये सिस्टम है, एक S1 है, या इसको मान लो कि ये A है और ये B है। इसमें मैंने एनर्जी ट्रांसफर की 50 किलो जूल, और वो किसके थ्रू की? वर्क मोड के थ्रू की, ठीक है। और मैंने इस सिस्टम में भी 50 किलो जूल एनर्जी ट्रांसफर की, वो किसके थ्रू की? हीट मोड के थ्रू ट्रांसफर की। अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि सबसे ज्यादा एंट्रोपी चेंज किस में होगी, सबसे हायर एंट्रोपी किस सिस्टम की होगी, ए की होगी कि बी की होगी, कैसे पता करोगे? ऑप्शन दे दूं कि अगर ऑप्शन में तुमसे पूछने लगूं कि मैंने एनर्जी ट्रांसफर की, इस सिस्टम ए में 50 किलो जूल एनर्जी ट्रांसफर की, इस बी सिस्टम में भी 50 किलो जूल एनर्जी ट्रांसफर की, और तुमसे पूछ रहा हूं कि एंट्रोपी ज्यादा किसकी होगी, ए सिस्टम की होगी कि बी सिस्टम की होगी? बोलो, एनर्जी सेम हो रही है क्या? एस ए इक्वल टू एस बी होगा कि अगर इसकी एंट्रोपी एस ए है उसकी एस बी है? बी, क्या एस ए ग्रेटर देन एस बी होगा? या सी, या एस बी ग्रेटर देन एस ए होगा? या डी, नोन ऑफ दीज? बोलो भाई। मैंने एंट्रोपी क्या पढ़ते हो? और रैंडमनेस। और तुम्हें पता है कि हमारी जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है? dQ/T, ठीक है। और हीट के थ्रू जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, वो रैंडम मोशन होता है, और रैंडम मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? रैंडमनेस के। और रैंडमनेस किसको मेजर करती है? रैंडमनेस को मेजर कौन करता है? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी होगी, उसकी बात किसकी होगी? एस ए सिस्टम की ज्यादा होगी, तो तुम्हारा आंसर बी होगा। इसमें कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। ऐसी अगर तुमसे कोई क्वेश्चन लिख के दे दे थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड कि हाँ बता ए और बी सिस्टम है, इसमें भी 50 किलो जूल एनर्जी ट्रांसफर कर दी, इसमें भी 50 कर दी, और पूछने लगा बता सबसे ज्यादा एंट्रोपी कौन सी सिस्टम की होगी, तो तुम तो यहाँ सोचने लग जाओगे क्या करके आए, एनर्जी तो सब में ट्रांसफर हो रही है। लेकिन ध्यान रखो कि जो हीट होती है वो रैंडम मोशन के थ्रू एसोसिएट होती है, रैंडम मोशन के थ्रू एसोसिएट होती है। अगर मैं तुम्हें सिंपल सा बात करूं, वर्क की बात करने लगूं, कभी कभी तुमने ये भी सुना होगा, देखो क्या पढ़ते हो तुम सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में, ये भी तो पढ़ते हो कि जब कार्नोट साइकिल पढ़ोगे उसमें क्या पढ़ते हो कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट 100%, कि जो हमारा वर्क है वो हीट में 100% कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क 100%।
मतलब टोटल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट बट टोटल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। समझे, ये इसी वजह से आता है क्योंकि वर्क में क्या होता है, ऑर्डर्ड मोशन होता है और हीट में हमारा रैंडम मोशन होता है। आई थिंक ये तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, हीट और वर्क का, एनर्जी का भी हो चुका है, हीट का भी हो चुका है, सब कुछ तुम्हें कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे हैं। अब हमने सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, हमने क्या देख लिया, मैटर की बात पढ़ ली, हमने सिस्टम को डिफाइन कर लिया, सिस्टम में जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी था वो भी देख लिया, लेकिन अब तक हमें ये नहीं पता चला कि भाई इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या है, इस सिस्टम की स्टेट क्या है, कि हमारे पास कोई भी सिस्टम प्रेजेंट है उसकी स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे। भाई उसमें कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, कितनी एंट्रोपी है, कितनी एंथैल्पी है, कितनी एनर्जी, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। मतलब हमें एक सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज चाहिए। बोलो बोलो,